अगर अल्फा अपन ने बहुत कम लिया तो कन्वर्ज तो कर जाएंगे, बट जो एल्गोरिदम है वो स्लो हो जाएगा। किस फैक्टर के साथ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कम हो रही है ना, तो एक ऑर्डर की बात होती है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो डी स्क्वायर एन और डी एन में से अपन ने एक रखेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी एन। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल at Unacademy in our machine learning course, and this is our lecture 5 in the series gradient descent on linear regression. And this is about me. I have achieved all India rank 13 in GATE, done my masters in data science from IIT Guwahati, and I have expertise in these subjects ML, deep learning, AI and probability and statistics. प्रैक्टिस सेट्स एंड नोट्स के लिए आप ये चैनल जो है उसको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए डेटा साइंस या एआई के लिए तो इस प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेरी के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अपन जो पहले की क्लास में अपन ने पढ़ रखा है उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें डिस्कस किया था ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो किसी फंक्शन को अपने को मिनिमाइज करना है, कोई फंक्शन है f और उस फंक्शन f को अपने को मिनिमाइज करना है, और अपन इनिशियली किसी कोऑर्डिनेट पे हैं x और y, है ना। ये कोऑर्डिनेट किसके लेने हैं, जिस मान लो किसी फंक्शन को अपन मिनिमाइज कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो अपन उसका 3D प्लॉट बनाया तो 3D प्लॉट किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बनेगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में बन सकता है, उसका θ0 θ1 के रिस्पेक्ट में बन सकता है, W0 W1 W2 किसी के भी रिस्पेक्ट में बन सकता है। तो इस फंक्शन को अपन मिनिमाइज कर रहे हैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ इसका प्लॉट बना होगा एक्स वाई में। तो अगर जब उसको अपन ने मिनिमाइज किया तो और अपन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, कोऑर्डिनेट पे हैं एक्स वाई ओल्ड, और अपने को जाना है मिनिमा की तरफ, तो अपन मूव करेंगे अपोजिट टू ग्रेडियंट। तो अल्फा मूव करेंगे अपन एंड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू ग्रेडियंट। इसी अल्फा को कितना अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट मूव करेंगे, इसी अल्फा को अपन बोलते हैं लर्निंग रेट। अब ये जो लर्निंग रेट है, अगर अपन ने बहुत ज़्यादा चूज कर ली तो ओवरशूट कर जाएंगे, अपनी एल्गोरिदम है वो डाइवर्ज हो जाएगी। अगर अल्फा ठीक ठाक यूज करी है तो भी अपने एल्गोरिदम मिनिमा की तरफ नहीं जा सकते, ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसे केसेस में वो ऑसिलेट भी कर सकती है। अगर अल्फा अपन ने बहुत कम लिया तो कन्वर्ज तो कर जाएंगे, बट जो एल्गोरिदम है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब अपन आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, लीनियर रिग्रेशन पे ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, बट उससे पहले एक चीज़ अपन पढ़ते हैं कि मान लो किसी फंक्शन f को अपने को क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है ना। अपन मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, मिनिमाइज करना। तो अपन ने देखा था कि यार उसकी दो अप्रोच हैं, एक है एनालिटिक एक्सप्रेशन वाली, और एक अप्रोच है उसकी इटरेटिव अप्रोच, है ना, या ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच बोल सकता हूं मैं, या इसको इटरेटिव अप्रोच भी बोल सकता हूं। ये जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाली अप्रोच है, इसमें अपन क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ एफ को डायरेक्टली जीरो के इक्वल पुट करते हैं, और जो पैरामीटर है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेके जीरो करते हैं। वहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिलती है, एक फॉर्मूला मिलता है, वो एक एक्सप्रेशन मिलता है, उस एक्सप्रेशन को अपन यूज़ करते हैं। अब मैं ये जो दो सेम चीज़ें हैं, एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट, इन दोनों की बात मैं एक बार लीनियर रिग्रेशन के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया एनालिटिकल एक्सप्रेशन में ग्रेडियंट को जीरो करते हैं, वैसे ग्रेडियंट डिसेंट एक इटरेटिव अप्रोच है ना। इटरेटिव अप्रोच के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी जगह पे अपन है ओल्ड पॉइंट एंड विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेडियंट अल्फा ना बाई अल्फा, एंड अल्फा इज द लर्निंग रेट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन हर इटरेशन में, एक इटरेशन का मतलब है एक स्टेप में अपन मूव करा, फिर वहाँ पहुँच गए, फिर अपन ने देखा कि कौन सी अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन, फिर अपन ने मूव करा, तो एक ये इटरेशन है। और ऐसे अपन बहुत सारे इटरेशन करके अपन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, अगर अपना अल्फा जो है लर्निंग रेट सफिशिएंटली स्मॉल है तो। अब मैं ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो लीनियर रिग्रेशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ। लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो एफ है जिसको अपने को मिनिमाइज करना है वो है समेशन ऑफ ई आई का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, बताओ किसको मिनिमाइज करना है, समेशन ऑफ ई आई का स्क्वायर।
ठीक है। और यहाँ जो पैरामीटर हैं जिसके रिस्पेक्ट में अपने को मिनिमाइज करना है वो है W0, W1। मान लो कि अपने पास इनपुट फीचर WD तक है, तो अपने हर के करस्पॉन्डिंग एक पैरामीटर आएगा लीनियर रिग्रेशन में W0, W1 से लेके WD तक। वहाँ W0 जो है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो जब इस f को, या मैं इसको लॉस फंक्शन भी बोलते हैं, तो इसको जनरली इस जिसको मिनिमाइज करते हैं अपन मशीन लर्निंग में, उसको जनरली J से डिनोट करते हैं ना, J या L से डिनोट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे इस केस के अंदर, जब अपने को एनालिटिकल एक्सप्रेशन करना होगा, तो ये जो J है समेशन ऑफ EI स्क्वायर, इसको क्या करेंगे ग्रेडियंट ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू W अपन क्या करेंगे 0 करेंगे। और यहाँ से अपना एक रिलेशन आएगा, याद है क्या अपन ने सिर्फ ग्रेडियंट ऑफ JW इक्वल टू 0 ही किया था। इसको अपन ने E ट्रांसपोज E लिखा था, E एक वेक्टर मान के, फिर उसका ग्रेडियंट अपन ने 0 किया था, और वहाँ पे से अपने पास एक इक्वेशन आई थी। क्या इक्वेशन आई थी? X ट्रांसपोज X का होल इनवर्स X ट्रांसपोज Y, ठीक है। ये W स्टार है। मतलब जब एनालिटिकल एक्सप्रेशन को अपन ने सोल्व किया था ना, तो अपने पास क्या आया था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ट्रांसपोज एक्स इधर था W इक्वल टू इधर था एक्स ट्रांसपोज वाई ना, फिर इसको अपन इन्वर्स करने के लिए उधर ले गए थे, ठीक है। यही था, इसको अपन फिर उधर ले गए थे। अब देखो ये जो मैं एक बार है ना इनकी डायमेंशन में देख लेता हूँ क्या था। जो x था मेरा, मैं मान लो एक जनरल केस लेता हूँ, मुझे उसमें W0 प्लस W1 x1 प्लस WD XD ये वाली लाइन फिट करनी है ना। D मेरे पास इनपुट फीचर है और ये वाली लाइन फिट करनी है, इसमें W0 भी है। तो मेरा जो x होगा ना उसमें क्या आएगा 1 1 1, और यहाँ आएगी मेरी टेबल, जो डेटा की टेबल है। ये क्लियर है? यहाँ मेरी डेटा की टेबल आएगी, है ना, एज इट इज। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ये देखो, इसमें D फीचर रहेंगे ना, इनपुट फीचर तक ही आएगी, ये तो क्लियर है। इसमें आउटपुट फीचर नहीं आएगा टेबल का, तो ये D आएंगे। तो D+1 तो ये हो गई इसके कॉलम, और ये कितने होंगे ट्रेनिंग डेटा n, तो इसमें लिख सकता हूँ n क्रॉस D+1 डायमेंशन होगी। अरे यार बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है, n क्रॉस D+1 डायमेंशन हो गया ना। अच्छा, मैं x ट्रांसपोज y किया मैंने, है ना, x ट्रांसपोज y किया, मतलब x ट्रांसपोज की डायमेंशन होगी D+1 क्रॉस n। y की डायमेंशन क्या है, y एक मेरा वेक्टर है n क्रॉस 1 का, ना सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल कितने हैं n है, तो n क्रॉस 1 का मेरा एक वेक्टर है। तो y की डायमेंशन हो जाएगी n क्रॉस 1, ठीक है। ये यार n क्रॉस 1 का, तो y की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी n क्रॉस 1। अब एक बात देखो, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कुछ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस उसमें एसोसिएट होते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर ऑफ एडिशन, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशंस मल्टीप्लिकेशन के कंपेयर में बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये मेरा काम क्या है, अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन से जो अपनी नॉर्मल इक्वेशन आई है, ये क्या है, नॉर्मल इक्वेशन। इस नॉर्मल इक्वेशन में कॉस्ट कितनी लगी है, मतलब इस नॉर्मल इक्वेशन की कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन क्या है ना, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन मुझे चेक करनी है। इसकी मुझे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन मुझे चेक करनी है। जो नॉर्मल इक्वेशन है, अगर मैं किसी डेटा पे इसे लगाऊंगा, किसी डेटा पे अगर इस नॉर्मल इक्वेशन को अपन लगाएंगे, तो इसका कंप्यूटेशन में क्या कॉस्ट आएगी, उसका मुझे एक आइडिया लेना है, उसका ऑर्डर मुझे पता लगाना है, ठीक है। ओके, तो अपने को एक बात पता है कि यार दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर मच ग्रेटर देन, अगर डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ एडिशंस, ठीक है। तो अपन एडिशंस के जो कैलकुलेशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं एज ए कंप्यूटेशन। अपन सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस की में कितनी कंप्यूटेशन लगेगी वो जानना चाह रहे हैं। तो जो D+1 क्रॉस n क्रॉस 1 की जो डायमेंशन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ऑर्डर बाद में आएंगे, ऑर्डर पे बाद में आएंगे। देखो कितने मल्टीप्लिकेशन लगेंगे वो देखो। इसकी डायमेंशन क्या है, D+1 क्रॉस n, और देखो इसकी डायमेंशन क्या है, D+1 क्रॉस n, D+1 क्रॉस n, और y की डायमेंशन क्या है, n क्रॉस 1, ठीक है। देखो ऐसे होता है फॉर्मूला, ये p है, ये q है, ये q है, ये r है। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का होता है PQR,
क्या होता है नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस? PQR। PQR मतलब D+1 n और 1 है ना, D+1 n और 1 को ऐसे होगा। तो ये मेरे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस आए इसको मल्टीप्लाई करने में। अब एक बात और, अपन जो जनरली बात करेंगे वो ऑर्डर की बात करेंगे, है ना। ऑर्डर होता है जब तुम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जब तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे तो वहाँ अपन ऑर्डर में बात करते हैं। वहाँ कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, कॉन्स्टेंट्स, उनको ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अपन एक रिलेशन देखना चाहते हैं कि किस फैक्टर के साथ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कम हो रही है ना। तो एक ऑर्डर की बात होती है, वहाँ पे कांस्टेंट को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये +1 है, इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, डी और एन के रिस्पेक्ट में अपन इसका ऑर्डर लेते हैं ना। ये अभी कॉम्प्लेक्सिटी है, अब इसको मैं ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ डी एन या एन डी, जैसा आप बोलना चाहें। सिमिलरली एक्स ट्रांसपोज जो एक्स है उसको क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, D+1 क्रॉस एन, और ये क्या होगा, n क्रॉस D+1। देखो जब D+1 क्रॉस n और n क्रॉस D+1 होगा तो इसका मतलब P ये है, Q ये है और R ये है। तो ये D+1 को मैं ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स को हटा देते हैं, +1 को, तो D, फिर ये भी D स्क्वायर और ये n, है ना। तो PQR क्या हो जाएगा इसमें, D²n, तो ऑर्डर ऑफ D²n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सिर्फ ये मल्टीप्लाई करने में और ये मल्टीप्लाई करने में, ये इवेल्युएट करने में और ये इवेल्युएट करने में मुझे ऑर्डर ऑफ D²n प्लस ऑर्डर ऑफ DN की जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज होगी। ठीक है, अभी अपना काम बाकी है, अभी अपन ने W तो सोल्व किया ही नहीं है। मान लो इसको सोल्व करके अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई A, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके, इतनी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन खर्च करके अपन एक मैट्रिक्स बनाई A, इसको मल्टीप्लाई करके मान लो अपन एक मैट्रिक्स, सॉरी एक वेक्टर बनेगा, एक्स ट्रांसपोज वाई क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे, है ना, क्योंकि डब्ल्यू अपने वेक्टर है ना, तो सामने वेक्टर आएगा एक बी, है ना, एक्स ट्रांसपोज वाई। डायमेंशन से भी तुम चेक कर सकते हो, देखो डायमेंशन क्या आएंगे, D+1 क्रॉस 1, है ना, एक वेक्टर आएगा। अब ये अपने पास ऐसा है, यहाँ अपन ने एक ए इवेल्युएट कर लिया है, यहाँ एक डब्ल्यू है वेक्टर, एक मैट्रिक्स है, और एक बी है एक वेक्टर। याद आ रहा है कुछ Ax इक्वल टू बी टाइप, है ना, Ax इक्वल टू बी, जो अपन लीनियर अलजेब्रा में सोल्व करते हैं। ठीक है, जब भी किसी इक्वेशन को Ax इक्वल टू बी से सोल्व करते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अपन ये W निकालते हैं, जहाँ पे मतलब x का Ax इक्वल टू बी के हिसाब से यहाँ पे x की जगह W है। जब W निकालते हैं तो इसमें जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लगती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है ऑर्डर ऑफ इसकी जो डायमेंशन होती है, इस A की डायमेंशन के क्यूब के, डायमेंशन ऑफ A की क्यूब के। डायमेंशन ऑफ A का मतलब, मान लो ये 5 n क्रॉस n की है A, तो मतलब ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने क्या करा, यहां तक ये मल्टीप्लिकेशन वाला A और B निकालने वाला काम में इतनी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अपन खर्च कर चुके हैं। अभी मुझे Ax इक्वल टू बी करना है, तो देखो A की डायमेंशन देख लो यार पहले। A की डायमेंशन क्या है, D+1 क्रॉस D+1, देखो D+1 n चला गया और D+1, तो A की डायमेंशन क्या है, D+1 क्रॉस D+1। अपन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो +1 हटा देता हूं मैं, D कंसिडर करता हूं। तो जो यहाँ इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी W को निकालने में, वो लगेगी ऑर्डर ऑफ D क्यूब। ठीक है, ये क्लियर है क्या। तो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई, अपने पास आ गया ऑर्डर ऑफ D क्यूब, ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसको सोल्व करने में, और जो अपने मल्टीप्लिकेशन अपन ने सोल्व किए हैं, ऑर्डर ऑफ D²n और ऑर्डर ऑफ DN, ये भी लगेगी, प्लस D²n प्लस DN। देखो DN मैं नहीं लिखूंगा, DN क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि D²n जो है वो DN से ज्यादा है ना। तो अपन कंपैरिजन के बेस पे चलते हैं कि यार अगर DN लिख दिया है अपन ने, तो D²n तो ऑब्वियसली DN से हमेशा ही ज्यादा होगा, है ना। तो अपन कि अपने को कंपेयर करना होता है कि D के रिस्पेक्ट में क्या होगा, N के रिस्पेक्ट में क्या होगा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का, तो वो इस रिलेशन से डिफाइन हो जाएगा D²n वाले से। तो D²n और DN में से अपन ने एक रखेंगे, क्योंकि D²n इज ऑलवेज ग्रेटर देन DN। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स अपन बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसको सोल्व करने की उस इक्वेशन को, वो क्यूबिक की फॉर्म में बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ D क्यूब, है ना। ये ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है। तो अगर अपने पास लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स है ना, तो उस नॉर्मल इक्वेशंस को सोल्व करना फिजिबल नहीं है। ठीक है, और जनरली ऐसा होता है।
थाउजेंड्स के इनपुट फीचर्स होते हैं बड़े बड़े डेटा सेट के अंदर, तो वहाँ पे अपना नॉर्मल इक्वेशन को लगाना फिजिबल नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा जनरली ग्रेडियंट डिसेंट, एक जो ग्रेडियंट डिसेंट अपन लगाते हैं वो एक कॉमन अप्रोच है, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन है ना वो बहुत टाइम लेता है। एक तो चीज़ ये होगा, एक इसका एस्पेक्ट तो ये हो गया कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाला। एक इसमें दिक्कत ये भी आ जाती है, ये जब नॉर्मल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं ना तो W स्टार इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स है ना। अगर ये जो x है ना, x इनपुट फीचर, मान लो इसमें से इनपुट फीचर कुछ ना कुछ जो आपस में डिपेंडेंट हो गया ना, डिपेंडेंट हो गए, तो अपने को पता है कि यार उसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करूंगा तो भी डिपेंडेंसी तो जाएगी नहीं, तो उसकी जो रैंक है वो लगभग कम हो जाएगी, उसके ऑर्डर से कम हो जाएगी ना। लीनियर अलजेब्रा से थोड़ा बहुत आइडिया बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा लीनियर अलजेब्रा, जब तुम पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी एक आइडिया ले लो कि अगर तुम्हारे जो फीचर्स हैं वो डिपेंडेंट हो गए, कोरिलेटेड हो गए एक दूसरे से, तो क्या होता है कि जो x ट्रांसपोज x है ना उसकी जो रैंक है उसके n से कम हो जाती है, और ऑर्डर n से कम हो जाता है, उसका डिटरमिनेंट 0 के पास हो जाता है ना। अरे सीधी सी बात है, रैंक n से कम हो जाएगी तो मतलब डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्लोज टू 0 होता है, तो उसका इन्वर्स लेना उतना फिजिबल नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं होता, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो एक ये भी इश्यू भी आता है इसके अंदर ना, लो रैंक बोलते हैं इसको। इन केस ऑफ लो रैंक अपन ये ऑप्टिमल वैल्यू है ना वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये चलो आगे चलते हैं, आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये अपनी दिक्कत थी सारी किसके अंदर, एनालिटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब अपन आते हैं अपनी अप्रोच पे जो है ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब एक अपन एक ओल्ड पॉइंट लेंगे। ओल्ड पॉइंट का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे अपन जो एल्गोरिदम थी पहले f को मिनिमाइज कर रहे थे x और y के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो अपना लॉस फंक्शन है j उसको मिनिमाइज करेंगे w0 w1 wd के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे w0 w1 और wd की मुझे कुछ पहले इनिशियल वैल्यू पता होगी, है ना, कुछ इनिशियल वैल्यू मुझे पता होगी, और उस इनिशियल वैल्यू से मुझे नई जगह जाना है जहाँ पे मुझे अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करना है, माइनस अल्फा, और ये क्या होगा, तो जो तुम्हारा लॉस फंक्शन है डेल जे डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू ज़ीरो। डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू डी। ठीक है, दिख रहा है आई थिंक, ठीक है। तो अभी अपन जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें ये तरीका लगाएं, तो है ना ग्रेडियंट डिसेंट का। देख लो यार इसमें किसी को डाउट है कुछ, अब देखो जब अपन ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे तो अपन ने एक चीज़ देखा था यार, ग्रेडियंट डिसेंट का एक ड्रॉबैक होता है, क्या होता है, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स कैन लीड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। जो अपने एल्गोरिदम है अगर अपन उसको नए अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें तो एल्गोरिदम अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो सकती है कि नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। चलो अपन कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन को कम करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे, पर अपन तो एल्गोरिदम ग्लोबल मिनिमा पे क्या पता कन्वर्ज ही ना हो पाए, वो छोटे छोटे जो लोकल मिनिमा है वहीं पे फंस जाए और अपन कहीं कभी ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही ना पाए। तो फिर अपन क्यों लगा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट, बताओ, सोचो जरा, सोच पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, सोच पा रहे हो। जब अपने को पता है कि इस एल्गोरिदम के अंदर अगर अपन नए नए स्टार्टिंग पॉइंट रखें, क्योंकि अपने को पता है ओब्वियसली अपन कहाँ शुरू करेंगे, एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे, क्योंकि अपने को पहले तो पता नहीं चलेगा, सपना तो नहीं आएगा कि यार मैं ये पॉइंट चूज करूंगा तो ही मैं एक ग्लोबल मिनिमा पे कन्वर्ज हो सकता हूँ, है ना। मेरा मकसद क्या है, मुझे मिनिमा वाला पॉइंट चाहिए। अच्छा मिनिमा तो बहुत हो जाता है, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, है ना, मुझे ग्लोबल मिनिमा चाहिए। सारे जो लोकल मिनिमा है ना उनमें जिसमें सबसे कम वैल्यू है वो वाला चाहिए। बट अपन तो इनिशियल पॉइंट कुछ भी लें और एल्गोरिदम अपनी किसी भी लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज हो जाए, तो ऐसे केस में अपने को क्या करना चाहिए, है ना। इस लिमिटेशन जो ड्रॉबैक है उसको कैसे टैकल करें। तो देखो बात यह है कि जो लीनियर रिग्रेशन है ना
उसके लिए ये लिमिटेशन एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। लीनियर रिग्रेशन के लिए ये वाला लिमिटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें लोकल मिनिमा का फंडा ही नहीं है, अपन देख चुके हैं। कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है? कन्वेक्स फंक्शन, है ना। ये जे ऑफ, मान लो तुम 2 पैरामीटर लोगे, है ना। 2 पैरामीटर का मतलब ऐसे, मान लो जो अपना लॉस फंक्शन है उसमें तुम ऐसे ले लोगे, समेशन ऑफ वाई आई माइनस W0 प्लस W1x, है ना। इसको लॉस फंक्शन बना के W0 W1 के रिस्पेक्ट में जब प्लॉट करोगे, है ना, इसको थीटा जे को तुम रिप्लेस कर सकते हो W0 से, ना। ऐसे देखो, ठीक है। तो ये है W1, ये है W0। ये एक्चुअली मैंने लेक्चर से ले लिया, एंड्रू एनजी के लेक्चर से स्क्रीनशॉट लिया, और जी ऑफ W, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे लिख सकते हो W1, इसको लिख सकते हो W0। देखो, जो इसका लॉस फंक्शन होता है, जब मान लो तुमने W0 W1 के लिए लिया, जे को मिनिमाइज करना है W0 W1 के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो लॉस फंक्शन होता है वो कन्वेक्स होता है ना। उसमें एक ही सिंगल लोकल मिनिमा होता है, दैट इज ग्लोबल मिनिमा। तो यहाँ पे और लोकल मिनिमा है ही नहीं। अगर लोकल मिनिमा है ही नहीं, तो जहाँ से भी तुम स्टार्ट करो एल्गोरिदम, वो लोकल मिनिमा पे पहुंचेगी। और लोकल मिनिमा है एक, तो सारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना, कहीं से भी तुम स्टार्ट करो, उसी लोकल मिनिमा पे पहुंचेगी, दैट इज एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है? ये कन्वेक्स शेप होती है। और इसका जो लेवल कर्व होते हैं ना, जो लेवल कर्व होते हैं लीनियर रिग्रेशन के केस में, वो होते हैं इलिप्टिकल। कैसे होते हैं? इलिप्टिकल, इलिप्स शेप होती है इनकी। इन लीनियर रिग्रेशन देयर एग्जिस्ट ओनली वन लोकल मिनिमा। देखो, इन लीनियर रिग्रेशन देयर एग्जिस्ट ओनली वन लोकल मिनिमा विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द ग्लोबल मिनिमम पॉइंट। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। क्लियर है? तो क्या शुरू करें? सही चल रहा है यहाँ तक? बताओ, क्या लीनियर रिग्रेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट लगाना शुरू करें? है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस तरह से लगाते हैं, अपने को पता है ना। पहले तरीके से लगा लेते हैं। पहले किस तरीके से लगा लेते हैं? पहले तरीके से, है ना। पहला तरीका क्या है कि मान लो अपने को समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, मतलब J इक्वल टू समेशन ऑफ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर तुम्हें ध्यान है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, EI स्क्वायर को E ट्रांसपोज E लिख सकता हूँ। याद आ रहा है? समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मैं E ट्रांसपोज E लिख सकता हूँ ना। E क्या है? E एक वेक्टर है जो E1 से EN तक जो डेटा पॉइंट है, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट है, उनके एरर का एक वेक्टर है। अच्छा, ये अपने को पता है। E ट्रांसपोज E लीनियर रिग्रेशन के केस में अपने को पता है जिसको मिनिमाइज करना। तो J मेरा ये है E ट्रांसपोज E। और E क्या पता है मुझे? E देखो, E मुझे सब पता है, y माइनस एक्स थीटा का होल ट्रांसपोज का इंटू वाई माइनस एक्स थीटा। जब अपन ने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, देखो अभी अपने को क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है J का थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों निकालना है ग्रेडियंट? वो तो अपन पहले निकाल रहे थे, ग्रेडियंट निकाल के 0। इसलिए निकालना है कि मान लो अपन किसी ओल्ड पॉइंट पे हैं। ओल्ड पॉइंट कहाँ पे है? W0 W1, ओ सॉरी थीटा नहीं था, सॉरी W था ना, सॉरी W, यहाँ क्या था? W, ठीक है। W, ठीक है। पहले तो मैंने नहीं ले लिया, एक बार मुझे चेक कर लेना दो। W ले रखा है अपन, है ना। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। अच्छा, जब अपन ने इसका ग्रेडियंट ऑफ J ऑफ W को 0 किया था ना, तो तुम्हें याद होगा एक चीज़ आई थी, 2x ट्रांसपोज x W माइनस 2x ट्रांसपोज y। बताओ यार, याद आ रहा है क्या? आ रहा ना। इसी को अपन ने इक्वल टू 0 किया था, तो यहाँ से x ट्रांसपोज x का होल इनवर्स x ट्रांसपोज y W स्टार की वैल्यू आई थी, जो ऑप्टिमल वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू द बेस्ट लाइन, वो वैल्यू आई थी। बट अपने को अभी 0 नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपन जब ओल्ड पॉइंट पे हैं और उस ओल्ड पॉइंट से मुझे न्यू पॉइंट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका लेना पड़ेगा ग्रेडियंट। क्या लेना पड़ेगा?
ग्रेडियंट लेना पड़ेगा ऑन ओल्ड पॉइंट, है ना, ओल्ड पॉइंट, उसकी वैल्यू मुझे पता है ये वाली, और यहाँ से आ जाएगा मेरा न्यू पॉइंट। ठीक है, तो मैं ग्रेडियंट ऑफ जे ऑफ डब्ल्यू मुझे पता लग गया यहाँ से, इक्वल टू आ गया 2, मैं कॉमन ले लेता हूँ, चलो एक्स ट्रांसपोज भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो वो आएगा एक्स डब्ल्यू माइनस वाई। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे आप हैं तो आपका जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है, ये पूरा जो है मैं इसको डब्ल्यू न्यू जो है इसको मैं पूरा वेक्टर बोल रहा हूँ, ये वाला, तो डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फ़ा, और ये वाला ग्रेडियंट 2 ऑफ 2 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 2 अल्फ़ा एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई। क्लियर है क्या? क्या चेंज हो सकता है बताओ, है ना, एल्गोरिथम चेंज होने से क्या चेंज हो सकता है? ओल्ड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट होंगे अपना, एक ही चीज़ है वो चेंज हो सकती है हर एल्गोरिथम के लिए, वो है ग्रेडियंट। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए इस पूरी चीज़ के अंदर अपन एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो है ग्रेडियंट, बस, है ना। अल्फा पता होगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट पता होंगे, बस जो फंक्शन है लॉस फंक्शन वो चेंज हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन के केस में फंक्शन की शेप ऐसी है, y माइनस एक्स डब्ल्यू का ट्रांसपोज y माइनस एक्स डब्ल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट आएगा वो इस तरह आएगा, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस 2 अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई। याद और रटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ तक तुम्हें ध्यान है, और यहाँ भी तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक चीज़ पता, नॉर्मल इक्वेशन तो तुम हमेशा याद रखोगे, वो भूलोगे नहीं, है ना, वो याद हो जाएगी तुम्हें। W इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज, देखो ऐसे याद रख सकते हो, W स्टार क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज, ये याद रहेगी तुम्हें, है ना, का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ये तो याद कर ही लेना, है ना, नॉर्मल इक्वेशन तो याद करनी है। ये देखो इधर ले आओ, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स ऑफ W इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है यार, ये ज़्यादा क्यों हो जाता है हर बार, हाँ ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। अब सिंपल कुछ नहीं करना, देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई इधर ले आए, एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस ला के 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ग्रेडियंट में ना, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा करना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर जब तुम्हें वेट अपडेट कराने हो एक स्टेप में, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, गेट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हें इनिशियल कोऑर्डिनेट दे देंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट या मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेट्स दे देंगे जहाँ पे तुम हो, और एक अल्फा दे देंगे, और बोलेंगे कि 2 इटरेशन के बाद में कितना जो पैरामीटर है वो अपडेट हो जाएगा, कितने न्यू पैरामीटर की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये करना है यार, सिंपल, है ना। एक तो अपन ने इसको देखा यार, ये मैट्रिक्स और वेक्टर के फॉर्म में, है ना, वहाँ पे एक वेक्टर आएगा आंसर, अल्फा एक्स ट्रांसपोज तुम निकालोगे, एक्स, है ना, ये ट्रांसपोज है, ठीक है, 2 अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई। ठीक, एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, मतलब तरीका तो यही है, बट ये एक बार अपन ने वेक्टर और मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा है, एक बार अपन सिंपली वैसे भी देख लेते हैं, समेशन ऑफ EI स्क्वायर के लिए भी करके, तो वो भी देख लो। जब अपन समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं, समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, समेशन ऑफ YI माइनस W0 प्लस W1 x1 I, है ना, ये क्लियर है ना। ith डेटा पॉइंट के लिए, जैसे मान लो इसको तो मैंने नीचे लिखना चाहिए, इसको अपन ने नीचे लिखा है हर बार, और यहाँ पे शो करने के लिए ith पॉइंट को I इक्वल टू 1 to n, ith डेटा पॉइंट को अपन सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये आई थिंक क्लियर है सबको, याद है ना सबको, I है वो, क्या है ये, I है, प्लस W2 x2I प्लस डॉट 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 WD XDI का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, YI माइनस ये एक्चुअल वैल्यू, ये प्रेडिक्शन वैल्यू का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब अपन वो जो चीज़ अपन ने देखी थी अभी वो लगा देते हैं, W0 से लेके WD न्यू वाली, है ना। अभी अपन ने क्या करा है, पहले अपन क्या कर रहे थे, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया था ना, E ट्रांसपोज E में, अभी अपन वो नहीं कर रहे, अपन एक बार डायरेक्ट लगा के देखते हैं, कई बार ये भी ज़्यादा, ये भी यूजफुल हो जाता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। इक्वल टू W0 से WD
ओल्ड वाला माइनस अल्फा ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन जे, है ना, जे इज समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, है ना, इसको मैं जे बोल देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल जे डिवाइड बाई डेल डब्लू जीरो, है कि नहीं, ऐसे लेके डेल जे डिवाइड बाई डेल डब्लू डी तक। अब मान लो, है ना, क्लियर है, ये क्लियर है ना, डेल जे डेल डब्लू जीरो, डेल जे से लेके डेल डब्लू डी तक, ठीक है, ओके। अब मान लो कि मुझे W1 को अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, W1 को अपडेट करना है। तो W1 न्यू, यहाँ से मैं W1 लूँगा, W1 यहाँ आएगा, W1 न्यू इक्वल टू यहाँ W1 की ओल्ड वैल्यू आएगी, है ना, आएगी ना, W1 ओल्ड माइनस अल्फा, और यहाँ क्या आएगा W1 के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल जे डिवाइड बाय डेल W1, ठीक है, ये क्लियर है। देखो ये वाली चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को पता होनी चाहिए ओल्ड वैल्यू माइनस अल्फा डेल जे बाय डेल W1। देखो ये अपना लॉस फंक्शन है जे, इसका W1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहली बात तो अपन समेशन ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर है ना, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, है ना, ये एरर होती है, ये एरर है, इसका W1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पहले ई आई स्क्वायर, तो एरर का होगा ना 2EI, क्या होगा 2EI, तो मैं इसको अंदर लिख देता हूँ 2EI। अब उस एरर का उस W2 के रिस्पेक्ट में होगा, देखो ऐसे, ये समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन W1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इधर देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 समेशन ऑफ ई आई इंटू डेल ई आई डिवाइड बाई डेल W1, ऐसे लिख सकता हूँ ना, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1 ये होगा। तो 2EI मैंने कर दिया है, डेल ई आई इसका W1 के रिस्पेक्ट में, ये जो एरर है इसका W1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो माइनस इधर है और इसका मल्टीप्लाई क्या है x1i, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x1i, मतलब क्या करा अपन ने, 2EI तो आना ही था, माइनस आना था माइनस की वजह से, और जो क्या आएगा, जो W1 का मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा, ठीक है, W1 का कर रहे हैं तो W1 का मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ W न्यू इक्वल टू W, अरे यार क्या दिक्कत है इसको, W ओल्ड माइनस 2 अल्फा ना, 2 कांस्टेंट है, समेशन से बाहर ले लेंगे, और ये देखो ये भी माइनस आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या मैं चलो इसको माइनस ही रहने देता हूँ, इसको मैं वैसे ध्यान रखेंगे अपन, समेशन ऑफ ई आई माइनस ऑफ x1i, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है ना। देखो क्या किया, W न्यू W ओल्ड तो आना ही था, माइनस अल्फा 2 समेशन ई आई तो आना था, 2 समेशन ई आई का इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो जो W1 का कर रहा हूँ तो उसका जो कोफिशिएंट है उसकी नेगेटिव वैल्यू ना, नेगेटिव देखो x1i है, माइनस है तो ये माइनस आएगा, माइनस x1i, ये W1 के लिए है। अगर मैं W2 के लिए सेम करूँ तो क्या आएगा, W2 न्यू इक्वल टू W2 ओल्ड, W1 के लिए है, W2 न्यू इक्वल टू W2 ओल्ड 2 अल्फा समेशन ऑफ ई आई। अब ई आई का होगा W2 के रिस्पेक्ट में, और W2 का ई आई के रिस्पेक्ट में, ई आई का W2 के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसका कोफिशिएंट है क्या है माइनस x2i, ठीक है, तो हर बार जो आएगा ना वो उसका कोफिशिएंट आएगा। तो मान लो मैं किसी, ध्यान से देखना ये चीज़, मान लो कि अपन किसी को WJ को अपडेट करेंगे, W WJ न्यू इक्वल टू WJ ओल्ड माइनस अल्फा ये 2 अल्फा आ जाएगा, समेशन ऑफ ई आई, और अगर WJ को अपडेट कर रहा हूँ तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, WJ किसी के मान लो W1 के लिए उसका कोफिशिएंट x1, W2 के लिए x2, तो WJ के लिए उसका कोफिशिएंट xj, और ऊपर क्या आएगा i, ठीक है, नोटेशन क्लियर है क्या, i देखो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए है,
आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो एक किसी पर्टिकुलर डब्ल्यू को कैसे अपडेट करना है उसका फॉर्मूला है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ये तो सब में सेम रहता ही है। डब्ल्यू ओल्ड अल्फ़ा, जो डेरिवेटिव है उसका होगा 2ei है ना, 2ei, और उसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा डब्ल्यू के लिए -(xj), ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट है जो अपन लीनियर रिग्रेशन पे लगाएंगे, उसके अपन ने दो तरीके देखे। एक मैट्रिक्स फॉर्म वाला तरीका जो ये है, एक सिंपल हर एक पैरामीटर को अपन डायरेक्टली भी कैसे अपडेट हो रहा है, सब में से एक एक पैरामीटर कैसे अपडेट हो रहा है डायरेक्टली भी अपन ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है जो अपन ने वेक्टर वाला देखा है वो भी एमसीक्यू में आ सकता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, इस पर प्रॉब्लम भी सोल्व कराई जा सकती है, ठीक है। जो पहले वाला है वो भी एज ए एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसको जब अपडेट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को तो कौन सी इक्वेशन बनती है ना, सिंपल ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं ना, इनमें सरप्राइज नहीं होना है कि ऐसी चीज़ें नहीं पूछ सकती, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है। गेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, आने की देर है बस, है ना, आ सकते हैं। चलो, तो एक बात देखो, एक बात जो अपने को समझनी है, देखो हो क्या रहा है, ऐसे कर लेते हैं अपन। मान लो कि ये अपने कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, है ना, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं अपने, इन डेटा पॉइंट्स पे जब अपने को लाइन फिट करनी होती है, क्या फिट करनी होती है, लाइन फिट करनी होती है, तो अपन इसमें लाइन फिट करते हैं। इसमें लाइन फिट करते हैं, अपने को इसमें बेस्ट लाइन फिट करनी है। तो बेस्ट लाइन फिट करने का मतलब क्या है, इसमें मतलब बेस्ट लाइन का मतलब इसमें समेशन ऑफ ei² मिनिमम, सही बात है। बट वो बेस्ट लाइन अपन दो तरीके से फिट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बेस्ट लाइन फिट करने का पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाला। दूसरा तरीका क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट की अप्रोच। देखो जो ग्रेडियंट डिसेंट की अप्रोच है उसके अंदर देखो, जो पहली अप्रोच थी ना एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाली, उसमें तो सीधा डायरेक्ट वो ऑप्टिमल लाइन थी वो आ जाएगी। बट जो ग्रेडियंट डिसेंट वाली अप्रोच है ना, उसमें तुम एक इनिशियल वैल्यू मानोगे, इनिशियल वैल्यू अज्यूम करोगे। तो मान लो तुमने W0 और W1, मान लो यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है वो तुम W0 प्लस W1x, है ना, एक ही इनपुट है यहाँ पे W0 प्लस W1x, तो इस प्लेन की सारी लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी, तुम W0 और W1 चेंज कर दो, इसका मतलब मुझे ऑप्टिमल W0 और W1 की वैल्यू चाहिए। एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाली अप्रोच है, नॉर्मल इक्वेशन वाली अप्रोच में तो डायरेक्ट वो लाइन मिल जाती है, उसमें डायरेक्ट तुम्हें W0 W1 की ऑप्टिमल वैल्यू दे देता है। बट ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा नहीं होता, तुम कुछ वैल्यू अज्यूम करते हो, W0 W1 की कुछ वैल्यू अज्यूम या इनिशियलाइज करते हो। वैल्यूज क्या करते हो, इनिशियलाइज पता होना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे हो, वहां से तुम शुरू करोगे मिनिमम की तरफ जाना, है कि नहीं, सही बात है। तो W0 और W1 की वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, तो ये वैल्यू तुम स्टार्टिंग में कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो कि तुमने कुछ ऐसे ली, हो सकता है, अज्यूम किया, फिर उसने क्या कहा कि वो टोटल जो एरर है ना समेशन ऑफ ei², उसको मिनिमम करने के लिए अपोजिट टू ग्रेडियंट डायरेक्शन में मूव करेगी। जो एल्गोरिदम है अपनी, किसने बोला, एल्गोरिदम ने बोला कि अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करना है। अपोजिट टू ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या करेगी, ये जो समेशन ऑफ ei² जो अपना फंक्शन है ये है समेशन ऑफ ei², उसको मिनिमाइज करेगी। यहाँ अभी सारे पॉइंट से एरर जो है वो ज़्यादा है, तो अपन थोड़ा सा मूव करें उसके डायरेक्शन में और अपन ने थोड़ी सी समेशन ऑफ ei² को कम कर दिया, है ना। फिर अपन कहीं पे पहुंचे, मान लो अपना ये कुछ एरर फंक्शन था, ये अपना कुछ एरर फंक्शन था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हैं अपन, यहाँ पे हैं अपन, है ना। तो यहाँ से यहाँ इनिशियलाइज किया अपन ने, यहाँ थे पहले, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो कुछ जो एरर थी ना ऐसे वाली, ये एरर है लॉस फंक्शन अपना, इसको जे मान लो।
यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो अपनी जो जे है एरर है वो टोटल एरर जे का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, वो कम हो गई। फिर अपन ने देखा कि यार क्या करा जाए, अब फिर और मूव करा जाए अपोजिट टू ग्रेडियंट और जो टोटल एरर है ना उसको क्या करा जाए, कम करा जाए। तो टोटल एरर को फिर कम करा गया, फिर कम करा गया, फिर कम करा गया, है कि नहीं। लास्ट में जाके अपने को एक ऐसी लाइन मिल गई जिसके लिए अपनी जो एरर थी, टोटल एरर समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, है ना, एरर का मतलब सिर्फ एरर नहीं है, दैट इज ए स्क्वायर एरर, टोटल स्क्वायर एरर, है ना, वो ज़्यादा सही टर्म है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये अपने को लाइन मिल गई ऑप्टिमल लाइन, कौन सी लाइन, ऑप्टिमल लाइन मिल गई अपने को। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट की जो एल्गोरिदम है ना लीनियर रिग्रेशन में ऐसे काम करती है, एक लाइन वो इनिशियलाइज करेगी फिर मूव करेगी हमेशा समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, और लास्ट में एरर को जो टोटल स्क्वायर एरर है उसको मिनिमाइज कर देगी और अपनी एल्गोरिदम यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे ये अपने को ऑप्टिमल वैल्यू दे देगा W0 और W1 की। बताओ ये समझ में आ रहा है कैसे काम करती है ग्रेडियंट डिसेंट। बट इस ये जो ग्रेडियंट डिसेंट काम करती है ना वो करती कैसे है, वो ऐसे काम करती है जैसे मान लो मेरे को कोई W1 अपडेट करना है ना, जैसे मान लो W0 और W1 है, तो W0 पे अपडेट कर रहे हो, W1 पे अपडेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम एक जगह पे हो और वहाँ से तुम्हें W1 अपडेट करना है, तो W1 न्यू इक्वल टू तुम क्या करोगे, वहाँ पे तुम्हें ओल्ड की वैल्यू पता होगी माइनस, अभी मैं फॉर्मूला ही यूज़ कर लेता हूँ ना, 2 अल्फा समेशन ऑफ उसका मल्टीप्लीकेशन सिंपल है ना, तो माइनस ई आई x1 i, सही बात है क्या, है ना, W1 तो x1 डेटा पॉइंट के लिए, सॉरी x1 इनपुट फीचर के लिए और ith डेटा पॉइंट के लिए ना, क्योंकि i इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, तो एक बार जब तुम कहीं पे हो, एक बार किसी फंक्शन में तुम कहीं पे हो, वहां से तुम्हें मिनिमा की तरफ रीच करना है, तो जब तुम एक स्टेप अपना ले रहे हो, एक इटरेशन तब कर रहे हो, तब तुम ये कैलकुलेशन कर रहे हो, उसकी ओल्ड वैल्यू रख रहे हो, अल्फा रख रहे हो, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है माइनस ई आई एक्स आई x1 सुपरस्क्रिप्ट i, ये n बार मतलब जितना तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा है, इसको क्या करोगे तुम, ये जो ट्रेनिंग डेटा है फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो के लिए जोड़ा सेम चीज़, फिर सेकंड रो के लिए जोड़ा, फिर थर्ड रो के लिए जोड़ा, ये ई आई एक्स आई, और कितनी बार जोड़ा, n बार, है ना, टिल n, कितनी बार जोड़ा, n बार जोड़ा, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और फिर nth के लिए। एक सिंगल स्टेप लेने के लिए ये जो एडिशन है ना, ये जो एडिशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको तुम n बार ऐड कर रहे हो, इस मल्टीप्लिकेशन को तुम n बार ऐड कर रहे हो। तो अगर मान लो तुम्हारा n बहुत ज़्यादा है, n मतलब तुम्हारे ट्रेनिंग डेटा में रो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तुम्हारी एक स्टेप लेने के चक्कर में, ये भी देखो एक पैरामीटर ही है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, W0 W1 WD आएंगे, हर पैरामीटर, हर इंडिविजुअल पैरामीटर को तुम एक स्टेप लेने के लिए हर n बार जो ट्रेनिंग डेटा है उनके ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हो, हर बार n कैलकुलेशन कर रहे हो इस चीज़ की। सो दैट मेक्स एल्गोरिदम वेरी स्लो व्हेन n इज लार्ज। समझ रहे हो बात, जब n बड़ा होता है ना, जब ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है, तो ये एल्गोरिदम बहुत स्लो पड़ जाती है। सही बात है, समझ में आ गया ना बात। जब n बहुत लार्ज हो जाता है, n लार्ज हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो जो अपनी एल्गोरिदम है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और ये जो एल्गोरिदम अपन पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट की, नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट अपन जो पढ़ रहे हैं ना, जिसके अपन पूरे बैच के ऊपर, पूरे सॉरी बैच नहीं बोलना चाहिए, पूरे जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, उस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, और ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n माइनस ई आई एक्स आई ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इसका नाम है जस्ट, जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट अपन ने लगाया है ना, उसी का नाम है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट या वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, जो अपन ने नॉर्मली अभी लगाया है, सिंपल जो किया है ना ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन पे लगा के देखा है, उसमें क्या करा है, सारे डेटा पॉइंट्स कंसीडर करें, सारा ट्रेनिंग डेटा उठाया, उसको समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर किया, उसको लॉस फंक्शन माना और ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिथम लगाई, जो अपने को पता है किसी फंक्शन पे अपन लगा सकते हैं। बात सही है, यहाँ तक सब सही है, बट ये तो स्लो चल गई। अगर मान लो n लार्ज हो गया तो स्लो हो गई, ये बड़ी दिक्कत है। तो पहले तो अपन इस बैच ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में एक दो शब्द देख लेते हैं, क्या है।
बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूजेस द होल ट्रेनिंग सेट, सही बात है ना, जे इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू n, तो होल ट्रेनिंग सेट ना, उसका मतलब यही है, होल ट्रेनिंग सेट मतलब आई इक्वल टू 1 टू n टू कंप्यूट द ग्रेडियंट्स एट एवरी स्टेप, यही मतलब है इसका। हर इटरेशन में अपन ग्रेडियंट इवेल्युएट कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं, सारे ट्रेनिंग डेटा को, सारे ट्रेनिंग डेटा के गो थ्रू होके, सारे ट्रेनिंग डेटा को ट्रेवर्स करके, विच मेक्स इट वेरी स्लो व्हेन द ट्रेनिंग सेट इज लार्ज। जब n ज़्यादा हो तो इसको बहुत स्लो कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, जो अपना j है, लॉस फंक्शन है अपना, समेशन ऑफ ए स्क्वायर, अपन ने देख लिया वो कन्वेक्स फंक्शन है, कन्वेक्स फंक्शन है, तो हमेशा जो ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम है, अगर अपना अल्फा जो लर्निंग रेट है वो सफिशिएंटली स्मॉल हो, सफिशिएंटली स्मॉल मतलब अपन ओवरशूट ना कर रहे हो, तो हम अपन हमारे एल्गोरिदम में हमेशा कन्वर्ज कर सकती है, हमेशा मिनिमा की तरफ कन्वर्ज कर सकती है। अपन देख भी चुके हैं एक बार, है ना, देख चुके हैं ना कि लीनियर रिग्रेशन के केस में इलिप्टिकल तो उसका आता है लेवल कर्व, और जो कन्वेक्स आता है वो शेप आती है, ठीक है, कन्वेक्स क्या आती है, शेप आती है लॉस फंक्शन की। तो अगर अपन अल्फा सफिशिएंटली स्मॉल मतलब जो मिनिमम वाला पॉइंट है उसको ओवरशूट ना करें, तो अपन कन्वर्ज कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ज कर सकता है। तो इन लीनियर रिग्रेशन बैच ग्रेडियंट डिसेंट या नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, विद एन ऑप्टिमल लर्निंग रेट, है ना, ऑप्टिमल लर्निंग रेट मतलब सफिशिएंटली स्मॉल, कैन कन्वर्ज टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कन्वर्ज कर सकता है। तो सेम सॉल्यूशन अपन ने एनालिटिकल एक्सप्रेशन वाला देखा था, प्रोवाइडेड द लर्निंग रेट इज प्रोबेबिलिटी, सही बात है, सफिशिएंटली स्मॉल होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ यार, यहाँ तक सब सही है? अब देखो, अपन ने एक चीज़ देख ली, इसमें ड्रॉबैक देख लिया इसका भी, बैच ग्रेडियंट डिसेंट का भी, कि ठीक है अपन को पता है कि इसका ग्लोबल मिनिमा है, एक ही सिंगल लोकल मिनिमा है, तो डिफरेंट लोकल मिनिमा नहीं होने की वजह से डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से ये सिर्फ एक ही लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज करेगा, सॉरी एक ही लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज करेगा, है ना, जब अपना स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो तो भी ये एक ही लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज करेगा। बट जब n जो ट्रेनिंग डेटा है वो बहुत लार्ज हो, तब ये जो एल्गोरिदम है हर स्टेप में इतना स्लो हो जाती है कि ओवरऑल एल्गोरिदम बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है, वेरी स्लो, कन्वर्ज कर सकती है बट वेरी स्लो। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव लाए गए, उन्हीं में से एक अल्टरनेटिव है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, देखो ऐसा है, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ठीक है, ये मान लो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी जो अपन क्या कर रहे थे, जो अपना बैच ग्रेडियंट डिसेंट या वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट या जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट था, उसमें क्या कर रहे थे, इन सारे पॉइंट्स को लेके अपन एक लाइन फिट कर रहे थे ना, सारे पॉइंट्स को लेके एक लाइन फिट कर रहे थे, ठीक है, और ऑप्टिमल लाइन निकाल रहे थे। बट उसमें इस लाइन पे पहुंचने के लिए अगर n बहुत लार्ज है तो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या करा गया, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि जो डेटा है ना तुम्हारे पास, क्या है डेटा, ये मान लो तुम्हारे पास ट्रेनिंग डेटा है, टोटल ट्रेनिंग डेटा है ना जिसमें n रो है, ये टोटल ट्रेनिंग डेटा है जिसमें n रो है ना, इधर x है, x1 x2, इधर है y तुम्हारा, है ना। तुम क्या करो, एक बार में मान लो तुम एक इटरेशन कर रहे हो, मान लो तुम कहीं पे हो, ठीक है, तुम कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा, इनिशियल पॉइंट वहाँ पे हो, वहाँ से तुम्हें मूव करना है, तो मूव करने के लिए तुम क्या करो, जब तुम ग्रेडियंट इवेल्युएट करो ना, जब तुम ग्रेडियंट इवेल्युएट करो कि किस ग्रेडियंट की मुझे अपोजिट डायरेक्शन मूव करना है, तो उस ग्रेडियंट की कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है कि नहीं, वो ग्रेडियंट की कैलकुलेशन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n वो जा रही है। तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, उस टाइम पे तुम इस सारे डेटा को यूज मत करो, इसमें से क्या करो, कुछ इसमें से m रो उठाओ रेंडमली, है ना, जैसे मान लो एक रो इधर से उठा ली, एक रो इधर से उठा ली, एक रो इधर से उठा ली, एक रो इधर से, कुछ m डेटा पॉइंट पिक करो रेंडम,
और उन m डेटा पॉइंट के लिए समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to m, ये लॉस फंक्शन बनाओ और इस लॉस फंक्शन के लिए ग्रेडियंट इवेल्युएट करो। ठीक, इससे क्या होगा, क्योंकि ये समेशन i इक्वल टू 1 to m जा रहा है और m कंपेरेटिवली n के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो जो समेशन वाली कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी और जो प्रोसेस है पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो तुम कोई लोकेशन पे पहुंच गए, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वापस इसी में से रैंडम m डेटा पॉइंट्स फिर उठाओ, है ना। जो पहले वाले रैंडम डेटा पॉइंट्स उठाए तो ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से भी डेटा पॉइंट दोबारा पिक हो जाएंगे क्योंकि रैंडम उठा रहे हैं अपन, है ना। m डेटा पॉइंट्स, जो m डेटा पॉइंट्स है रिप्लेसेबल, मतलब कि उठाया अपन ने वापस रख दिया विद रिप्लेसमेंट, m डेटा पॉइंट। और इनके लिए लॉस फंक्शन इवेल्युएट करो और उसका ग्रेडियंट निकालो। इसका मतलब यहाँ जैसे मैं अपडेट करूँगा ना, हर स्टेप में ऐसे अपडेट करूँगा। चलो मैं दूसरे वाला जो अपन ने किया था वो करके देख लेते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर W1 की बात करते हैं, तो W1 न्यू इक्वल टू W1 ओल्ड माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, ना, माइनस 2 अल्फा समेशन ऑफ ई आई और ये माइनस x1i। तो यहाँ पे जो समेशन आ रहा था वो पहले i इक्वल टू 1 to n तक आ रहा था, अब इस स्टेप में वो m तक ही आएगा। मान लो n तुम्हारा 10,000 था और m तुम कुछ 20 पॉइंट्स ले रहे हो, तो ये कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। ठीक है, इसको एक तो अपन ने फॉर्मूले से देख लिया, मैथमेटिकल देख लिया। यहाँ अपन कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। जो अपन ने पहले देखा था लाइन कैसे मूव कर रही है, वो इन सारे डेटा पॉइंट्स को देख के मूव कर रही है, सारे डेटा पॉइंट्स की एरर को इवेल्युएट कर रही है फिर मूव कर रही है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि मान लो कुछ ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, जैसे मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, रैंडम उठा रहे हैं ना एक पॉइंट ये ले लिया, 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 और अपन ने लाइन खींच दी। ठीक है, अपन ने लाइन खींच दी कुछ ऐसे। ये लाइन अपन ने जो ड्रॉ करी है, मान लो कि अपन कन्वर्ज हो गया, कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद जब अपन एरर इवेल्युएट कर रहे हैं तो अपनी लाइन कुछ यहाँ कन्वर्ज हो गई। जैसे क्या कर रहे हैं अपन, ये पॉइंट लिया अपन ने, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। इन पॉइंट्स के हिसाब से अपन ने समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को मिनिमम करने की कोशिश करी, और इन पॉइंट्स को मिनिमम करने की कोशिश के अंदर अपनी जो लाइन थी मान लो यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गई, है कि नहीं। अब दोबारा तुम कुछ और पॉइंट लोगे, तुम्हारी लाइन कुछ इधर आएगी, फिर इधर आएगी, कुछ इधर आएगी, फिर क्या करो, जितने इटरेशन हो गए तुम्हारे पास, थोड़ी देर बाद ये करो, इन सबका ले लो एवरेज। तो जो लाइन थी ऑन एन एवरेज जो अपनी ऑप्टिमल लाइन थी ना, उसके आसपास आ जाएगी। तो अपन कह देंगे अपना सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है और उसको अपन एज ए सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको अपन इसमें देखते हैं। देखो पहले अपन मैं उसकी बात करता हूँ, किसकी, नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट की। उस बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा, यहाँ पे तुम हो, ये जो कर्व है ना, ये कर्व किसका है, अपन ने देखा था पहले, ये लीनियर रिग्रेशन के केस में लॉस फंक्शन का कर्व है। लीनियर रिग्रेशन के केस में लॉस फंक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, सारे डेटा पॉइंट होते हैं, n डेटा पॉइंट्स है ना, ये देखो n, ई आई स्क्वायर, इसका लेवल कर्व है। यहाँ पे m नहीं है, n है, सारे डेटा पॉइंट्स। तो हम पहले जो वेनिला और बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना, मिनी बैच में फिर आएंगे, पहले उसकी बात करता हूँ। तो मान लो तुम इनिशियली तुम यहाँ हो, तो उसमें कैसे मूव करोगे, अपोजिट टू ग्रेडियंट तुमने मूव किया, ठीक है, यहाँ मूव कर गए। उसके बाद कैसे मूव करोगे, अपोजिट टू ग्रेडियंट मतलब परपेंडिकुलर है ना, तो फिर इसके परपेंडिकुलर आएगा, फिर इसके परपेंडिकुलर आएगा, फिर इसके परपेंडिकुलर आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे पहुँच जाओ। ये अपना हो गया नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर क्यों होगा बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि अपना लॉस फंक्शन है ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये है लेवल कर्व, और उसी को कर रहे हैं मिनिमाइज, तो इसके ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। अपन देख चुके हैं लेवल कर्व के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, अब मैं ये कर रहा हूं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये लेवल कर्व है, ये लेवल कर्व है इसके, यहाँ पे देखो n है, यहाँ क्या है n है, n है,
मतलब लेवल कर्व जो है टोटल लॉस फंक्शन के हैं, ये जो लेवल कर्व है टोटल लॉस फंक्शन का है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहा हूँ। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। बट यहाँ पे आई होना चाहिए इक्वल टू 1 to m, और अपन इनिशियली हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो एक बात सोचो, क्या ये अब जो समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to m को मैं मिनिमाइज करूँगा, क्या वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस लेवल कर्व के परपेंडिकुलर होगा, जो कि इसके क्रॉसपोंडिंग है, आई इक्वल टू 1 to n? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समेशन ऑफ आई ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to m, इसका जब मैं एक्चुअल लेवल कर्व बनाऊंगा, इसका एक्चुअल लेवल कर्व बनाऊंगा, उसके तो परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। बट जब मैं इसको इस दूसरे के लेवल कर्व में ड्रॉ करूंगा तो इसके अंदर उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल लेवल कर्व इसका है, टोटल लॉस फंक्शन का। तो मान लो ये कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पे से कुछ ऐसे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बढ़ भी सकता है क्या? ये जो एरर है इधर दूर जाने का मतलब क्या हुआ, सेंटर से दूर चले गए, मतलब एरर अपना बढ़ गया। बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। देखो अच्छा, इसका बढ़ने का मतलब टोटल एरर बढ़ रहा है ना, क्योंकि लेवल कर्व किसका है, टोटल एरर का, टोटल जे का। तो इसका इधर जाने का मतलब टोटल एरर बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। देखो जैसे मान लो कि अपन ने जब रैंडमली अपन पिक कर रहे हैं, तो अपन ने एक पॉइंट ये लिया, 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 ठीक है। और अपन ने यहाँ पे एक लाइन फिट कर दी, क्योंकि अभी अपना समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर है, आई इक्वल टू 1 to m है, तो उसको तो पता ही नहीं है कि बाकी कोई पॉइंट है, बस वो तो इन 5 पॉइंट को देख रहा है और इनके हिसाब से एक लाइन फिट कर रहा है। तो वो देखो, बट ये लाइन फिट करने से तुम्हारी जो एरर है ना वो बढ़ गई, जो ओवरऑल एरर थी ना वो बढ़ गई, जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर इसकी एरर बढ़ भी सकती है ऐसा। अच्छा क्या ये कन्वर्ज होगा, इसकी गारंटी है क्या ये कन्वर्ज होगा हमेशा? जैसे अपना बैच ग्रेडियंट डिसेंट हो रहा था, ये कन्वर्ज होने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली ये लेवल कर्व जो है, ये लेवल कर्व इसका है ही नहीं, ये तो लेवल कर्व हर बार चेंज हो रहा है इसका। इस जो तुम समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to m देखोगे ना, आई इक्वल टू 1 to m, इसका तो लेवल कर्व हमेशा चेंज होगा। क्यों होगा? मान लो यहाँ पे m पॉइंट उसने पिक करे वो कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे m पॉइंट पिक करे वो कुछ हो रहे हैं, यहाँ m पॉइंट पिक करे वो कुछ हो रहे हैं, उसका लेवल कर्व चेंज होगा। और ऊपर से ये वाला जो लेवल कर्व है ये किसका है? समेशन ऑफ इसका एक्चुअल का, ठीक है। तो अपन इसको मिनिमाइज करना चाह ही नहीं रहे, इस फंक्शन को अपन मिनिमाइज करना चाहिए नहीं, अपन तो सिर्फ इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो ये इसके हिसाब से चलेगा। बट देखा जाता है कि जनरली ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना उसके आसपास आ जाता है, तो इसका जो एवरेज सॉल्यूशन है ऑप्टिमल नहीं होता, बट वो एक गुड सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम जो वो काफ़ी बच जाता है अपना, ठीक है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट्स मॉडल पैरामीटर्स यूजिंग स्मॉल सबसेट्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। स्मॉल सबसेट मतलब कुछ कुछ सबसेट्स रेंडमली अपन पिक करते हैं हर बार, हर इटरेशन में। दिस डज नॉट कन्वर्ज ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो अपना ओवरऑल लॉस फंक्शन है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपन उसको मिनिमाइज कर ही नहीं रहे मिनी बैच में, अपन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m या स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर बाई चांस वो मिनिमाइज हो जाए उसको करते हुए तो अच्छी बात है, बट अपना फोकस उसको मिनिमाइज करना नहीं है, आई इक्वल टू 1 to n को नहीं है, अपन सिर्फ आई इक्वल टू 1 to m को कर रहे हैं। बट जनरली देखा जाता है कि जब उसको करते हैं तो सॉल्यूशन उसके आसपास आता है, ठीक है। अब है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। जो अपन बैच ले रहे थे ना, बैच, जैसे अपने ट्रेनिंग डेटा था, ये जो अपना ट्रेनिंग डेटा था, ये इस ट्रेनिंग डेटा से अपन कुछ m साइज के बैच ले रहे थे हर बार, है ना, और उनका लॉस फंक्शन निकाल रहे थे j इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to m ई आई स्क्वायर। अगर ये m है वो 1 हो, 1 मतलब सिंगल पॉइंट, तो वो है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। हर बार आप एक सिंगल पॉइंट निकालो, सिंगल पॉइंट चूज करो, रेंडमली पिक करो और उसके करस्पॉन्डिंग एरर फंक्शन लिखो और उसका ग्रेडियंट निकालो। मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम j जो है वो जो सिंगल पॉइंट तुमने पिक किया, मान लो ei किया, उसका स्क्वायर करोगे। यहाँ पे भी m इक्वल टू 1 है तो j इक्वल टू सिर्फ ei स्क्वायर करोगे। हर बार एक पॉइंट रेंडमली पिक करोगे। तो एक बात ये पता है कि जो पहले वाला था वो थोड़ा नोइजी था। नोइजी का मतलब उसने कुछ पॉइंट्स कोई अलग उठा लिए, मान लो ये वाले पॉइंट्स उठा लिए, ये वाले पॉइंट्स उठा लिए तो उसने एरर बढ़ा दी, ये वाले पॉइंट्स उठा लिए तो एरर बढ़ा दी।
बट ये वाला जो है ना, इसमें तो अपन एक एक पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल सिंगल पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, और सिंगल पॉइंट्स तो सिंगल पॉइंट के हिसाब से एरर बढ़ेगी। वहाँ तो क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो अगर एक पॉइंट आउटसाइड ट्रेंड है तो एरर थी तो एवरेज हो जाएगी, तो इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे अगर मान लो आउटलायर है तो उसकी वजह से एरर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी, जो टोटल एरर है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगल पॉइंट की वजह से मूव करेगा। तो ये है, ये भी उसी की तरह आएगा, बट फ्लक्चुएशंस इसमें ज़्यादा होंगे। क्यों फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे? क्योंकि सिंगल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इसके भी कन्वर्ज होने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n को मिनिमाइज करना है ही नहीं। इसका मकसद क्या है? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के लिए जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना। देखो ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे इसने पॉइंट लिया, मान लो तुम यहाँ एक पॉइंट दे दो, तो इसका जो सोल्यूशन है ना, इस एक पॉइंट के चक्कर में इधर से इधर आ जाएगा तुरंत, इधर ऐसे। तो कितना, एक पॉइंट इधर ले लिया, तो फिर उसको अगर उसने पिक कर लिया तो वापस इधर चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नॉइज की तरह मूव करता है। ठीक है, जब इसको अपडेट करते हैं तो इसके पैरामीटर में बहुत नॉइज होती है, स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी कम होती है। तो जैसे जैसे अपन बैच ग्रेडियंट डिसेंट से मिनी बैच में जाते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है, और मिनी बैच से स्टोकास्टिक में जाते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है। ऑब्वियसली स्टोकास्टिक और ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो बैच साइज 1 ही हो गई। तो स्पीड जो है, कन्वर्जेंस नहीं कह सकता, बट एक सॉल्यूशन मिलने की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, बट स्टेबिलिटी कम होती है या नॉइजनेस बढ़ती है। ठीक है, SGD updates the model parameters after computing the gradient of the cost function with respect to only one randomly chosen training example at a time। ठीक है, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल चूज करता है। The randomness in SGD introduce noise into the parameter। noise का मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है पैरामीटर के अंदर। कुछ अपने को पता है कि एक लाइन की वजह से, एक पॉइंट की वजह से लाइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। एल्गोरिदम escape from the local minima, ये देखो, which helps the algorithm, ये जो noisiness है ना, ये हेल्प कर रही है एल्गोरिदम को escape from the local minima more effectively than batch gradient descent। इस बात का क्या मतलब है वो देखो, इस बात का मतलब क्या है कि मान लो कि अपनी जो एल्गोरिदम है वो अपने पास लीनियर रिग्रेशन नहीं है, मान लो कोई और एल्गोरिदम है, उसका लॉस फंक्शन कुछ ऐसा है, उसमें बहुत सारे लोकल मिनिमा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे हो अभी, तो ये तो क्या है, ठीक है, ये लॉस फंक्शन का डायग्राम है। ठीक है, लॉस फंक्शन कौन से वाला? समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, ध्यान से समझना, आई इक्वल टू 1 to n वाला, यहाँ पे हो। अब तुम अगर उसमें बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगाओ शुरू वाला, तो वो क्या करेगा? इधर मूव करेगा। तो मान लो अल्फा, मान लो स्लो हो ना, अल्फा बहुत कम है, अल्फा जो है बहुत कम है, तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, बट जो स्टोकास्टिक है वो क्या करेगा? यहाँ पे हो तुम, स्टोकास्टिक उस सिंगल पॉइंट की वजह से चलेगा जो वो रेंडमली पिक करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब उसने वो सिंगल पॉइंट पिक करे, उस सिंगल पॉइंट के लिए तो उसने एरर मिनिमाइज कर दी, बट ओवरऑल एरर जो थी, ये जे वाली एरर वो बढ़ा दे। पॉसिबल है ना? अपन देख रहे हैं, देखो मिनी बैच वाले में एरर बढ़ी थी, अपन ने देखा था एक एग्जांपल से। सिमिलरली इधर भी ऐसा पॉसिबल है, जैसे इधर आके वापस इधर चला गया है ना, इधर चला गया, फिर वापस इधर आ गया, फिर वापस इधर चला गया, फिर वापस इधर, ऐसे ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो टोटल एरर को बढ़ा सकता है, और टोटल एरर को बढ़ाएगा तो यहाँ से, जिसको यहाँ से यहाँ आना था वो सीधा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, टोटल एरर को बढ़ा के। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर इसको मान लो बढ़ानी एरर तो यहाँ बढ़ गई, एक रैंडम पॉइंट को पिक कर लिया। तो इसमें चांस है ना, अपन नहीं कह सकते कि हर बार स्केप ही करेगा, बट एक बेटर चांस है ग्लोबल मिनिमा को रीच करने के, अगर किसी फंक्शन के जिसको मिनिमाइज करना है जिसमें बहुत सारे लोकल मिनिमा है। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर है। ड्यू टू नॉइजनेस है ना, नॉइजनेस क्यों? क्योंकि सिंगल पॉइंट को उठा रहा है। उससे देखो, जो सिंगल पॉइंट वाली एरर है वो तो पक्का मिनिमाइज हो गया, क्योंकि उसको मिनिमाइज कर रहे हैं अपने स्टोकास्टिक में, बट उसको मिनिमाइज करने के चक्कर में टोटल एरर को बढ़ा सकता है, और जब टोटल एरर को बढ़ा सकता है तो वो लोकल मिनिमा को स्केप कर सकता है। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लो देन ऑल्सो। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
Consider the statements about the normal equations method for determining the coefficients in linear regression. Which of the following statements are correct? नॉर्मल इक्वेशंस के बारे में अपने को कुछ बातें बतानी है. पहली चीज़ क्या है, देर इज नो नीड टू चूज ए लर्निंग रेट व्हेन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन. सही बात है, लर्निंग रेट का कोई फंडा नहीं है. नॉर्मल इक्वेशंस में लर्निंग रेट का कोई फंडा नहीं है. नॉर्मल इक्वेशंस बिकम कंप्यूटेशनली इंटेंसिव विद ए लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स. इसका मतलब क्या है, देखो अपने देखा था कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ डी क्यूब प्लस एन डी स्क्वायर. तो अगर तुम्हारा डी ज़्यादा होगा तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, सही बात है. इटरेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, है ना. इसमें इटरेशन का चक्कर नहीं है, एनालिटिकल एक्सप्रेशन देता है सिर्फ एक सिंगल स्टेप में. तो बात ये भी सही है. तो ऑल स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम आर करेक्ट? द वेट वेक्टर इज एडजस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट आफ्टर ईच इटरेशन. इसका मतलब क्या है, वेट वेक्टर इज एडजस्टेड. देखो किसकी बात कर रहा है, पहली बात तो ग्रेडियंट डिसेंट की. द वेट वेक्टर इज एडजस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट आफ्टर ईच इटरेशन. सही बात है क्या? क्या हर इटरेशन के अंदर हर बार जब अपन अपने को मूव करना होता है मिनिमा की तरफ, है ना, ग्रेडियंट डिसेंट यूज ले रहा है मतलब मिनिमा की तरफ, तो अपन अपोजिट टू ग्रेडियंट मूव करते हैं ना, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं. ये बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, तो ये गलत बात है. इट इज नेसेसरी टू चूज ए लर्निंग रेट दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, हर बार अपन अपने हिसाब से सोच सकते हैं. जैसे मान लो कि अपन कहीं पे हैं, है ना, किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, अपने पास कोई इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से अपन मूव किया, मान लो अल्फा इक्वल टू 2 के हिसाब से मूव किया, वहाँ अपन ने सोचा कि नहीं अल्फा 2 नहीं मुझे 1 करना है, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, इट इज नेसेसरी, ये बोल रहा है नेसेसरी कि हमेशा सेम होना चाहिए. टू चूज ए लर्निंग रेट दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, है ना, कि हमेशा फिक्स ही रहे, ऐसा नहीं है. और ऐसे बहुत सारे सिस्टम है वहाँ पे क्या होगा, लर्निंग रेट जो क्या पहले ज़्यादा लेते हैं फिर धीरे धीरे उसको कम करते हैं, ताकि जो ओवरशूट वाली प्रॉब्लम है वो भी ना हो और अपनी जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए. क्योंकि अल्फा शुरू में ज़्यादा ले लो, ज़्यादा लेने से वो पास आएगा, और पास आके फिर जैसे अपने को पता है कि पास आ गया, लॉस फंक्शन की वैल्यू कम हो गई, तो फिर जो अल्फा है उसको कम कर दो ताकि ओवरशूट ना करे और वो मिनिमा पे कन्वर्ज हो जाए. ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है, तो गलत बात है भाई. द वेट वेक्टर इज एडजस्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेडियंट, ये बात तो सही है. एवरी अपडेट टू द वेट वेक्टर विद इन द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, एवरी अपडेट टू द वेट वेक्टर, हर अपडेट जो वेट वेक्टर की होगी विद इन द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के अंदर, इज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब इसका फर्क पड़ेगा बाय ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल. बात सही है. जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, जब भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बोले हमेशा अपने को नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात करनी है. उसके अंदर हर अपडेट के अंदर जो हर अपडेट होती है वो इन्फ्लुएंस होती है सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल से. याद है ना, समेशन ऑफ ई आई इंटू माइनस ऑफ, मान लो W1 अपडेट करे तो X1 टू I, तो सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस होती है. तो बात सही है. तो 3 and 4 आर करेक्ट, है ना. आई थिंक ये क्लियर है आपको. सही है, बताओ सब, आगे चलें. ये एक प्रॉब्लम है. गिवन ए डेटा सेट विथ 3 ट्रेनिंग इंस्टेंसेस, ईच इंस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ 3 फीचर्स एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग लेबल. ये एग्जाम्पल आईडी मतलब 3 जो है अपने पास इंस्टेंस है, इनपुट फीचर x है, उसको ऐसे दे रखा है. इसका मतलब क्या है, देखो x1 की वैल्यू फर्स्ट के लिए 1 है, फिर x2 0 है और x3 1 है ना. ऐसे x1 x2 x3 को उसने एक रो में लिख दिया, फिर 0 1 1 1 0 0, इनके लेबल मतलब y दे रखे हैं. ये लॉस फंक्शन जो अपने को पता है वही मानना है, इसी को करते हैं अपन इवेल्युएट. इस लॉस फंक्शन को मान के उन्होंने बोला है कि इस लॉस फंक्शन, देखो एक बात देखो, जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे ग्रेडियंट तब अपन ने सिर्फ इतना माना था. तो अब अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल दे तो अपने को इतने का पता है, बस उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है ना. कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता. समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर क्या होगा, इसका निकाल लोगे और डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट ऑफ दिस डिवाइड बाय 2. ठीक है, एन ई आई सब दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. लर्निंग रेट इसने 1 दे रखी है. व्हाट इज द फर्स्ट अपडेट टू द वेट वेक्टर W आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, है ना. पहली इटरेशन के बाद ही तुम्हें अपडेट पूछ रहा है और इनिशियली है 0 0 0. देखो ऐसे क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक अपडेट ग्रेडियंट डिसेंट के ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. डेटा तुम्हें दे रखा है और ये ऑप्शन इनमें चूज करना है, तो वो तो अपन बाद में करेंगे ये प्रॉब्लम.
बताओ आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारी नॉलेज में कितना इंक्रीज हुआ, किस तरह तुम्हें हेल्प किया, तो कमेंट करके ज़रूर वीडियो में बताना, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे एक ही चीज़ से पता लग सकता है, वो है आपके कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें, है ना, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट अस नो योर फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।